मिसाइलें आ रही है, रडार लॉक है, टक्कर कुछ सेकंड दूर है, फिर भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं डूबते। न उनके आकार न डेक के जेट्स, असली वजह हैं उनके छुपे हथियार। ऊपर से देखने पर ये जहाज पहले ही अजय लगते हैं। अमेरिकी कैरियर दुनिया के सबसे ताकतवर विमान बेड़े रखते हैं, जिनमें 75 तक विमान होते हैं। F-35 स्टेल्थ फाइटर और सुपर हॉर्नेट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट्स और हवाई रडार विमान तक। यही वजह है कि वे आधुनिक युद्ध में प्रभावशाली नौसैनिक शक्ति हैं, लेकिन यही उन्हें जिंदा नहीं रखती। शाब्दिक अर्थ में रडार के नीचे ये कैरियर ऐसे सिस्टम से लैस हैं जो खतरे को जहाज तक पहुंचने से पहले ही पहचान, जैम, इंटरसेप्ट और नष्ट कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कि ये छुपे हथियार कैसे मिलकर काम करते हैं, तो समझेंगे कि अब तक कोई आधुनिक नौसेना इन्हें क्यों नहीं डुबो पाई। तो चलिए अमेरिकी कैरियर्स पर मौजूद टॉप 5 छुपे हुए हथियारों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मिलकर एक ऐसी ताकत बनाते हैं जो अपने पहले से ही जबरदस्त हिस्सों के योग से भी कहीं ज्यादा है। अब हमारी सूची में पहला हथियार पूरे कैरियर की रक्षा का नर्व सेंटर है, शिप सेल्फ डिफेंस सिस्टम या SSDS। बात यह है, डेक की सारी आक्रामक ताकत के बावजूद ये 1 लाख टन के युद्धपोत अब भी खुद को मिसाइलों, ड्रोन और टॉर्पीडो से बचाने में सक्षम होने चाहिए। एयर टू एयर मिसाइलों वाले फाइटर जेट्स खतरे से बचाव के लिए तुरंत भेजे जा सकते हैं। इन्हीं हालात के लिए तथाकथित रेडी 5 FA-18 EF सुपर हॉर्नेट्स या F-35C लाइटनिंग 2 को ईंधन, हथियार और पायलट के साथ तैयार रखा जाता है और ये 5 मिनट के भीतर हवा में जा सकते हैं। अगर आपके पास 5 मिनट भी नहीं है या करियर पर इतना बड़ा झुंडनुमा हमला है कि रेडी 5 फाइटर्स समय पर नहीं संभाल सकते, अब सच में गंभीर होने का वक्त है। अमेरिकी कैरियर्स में कई स्तर की ऑनबोर्ड सुरक्षा होती है, जिसमें SSDS मुख्य है। अमेरिकी कैरियर्स की रक्षा के अलावा यह उनके बड़े उभयचर जहाजों की वायुरोधी और मिसाइल रोधी रक्षा की मुख्य प्रणाली है, खासकर उन पर जिन्हें एजिस सिस्टम सुरक्षा नहीं देता। SSDS कैरियर पर मौजूद सभी सेंसर, हथियारों और काउंटर मेजर्स को एकीकृत और समन्वित करता है। पता लगाने, ट्रैक और आकलन की प्रक्रिया। जहाज के सभी सेंसर और हथियारों की ताकत के साथ ये एंटीशिप क्रूज मिसाइल, विमान और ड्रोन जैसी धमकियों का जवाब अपने आप दे सकता है, और वो भी पलक झपकते ही। साफ कहे तो ये इंसानों से ज्यादा तेज और सटीक तरीके से खतरों से निपट सकता है। अब जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इतनी जटिल प्रणाली को सफलतापूर्वक चलाने के लिए काफी तकनीकी विशेषज्ञता और इंजीनियरिंग कौशल लगता है, खासकर जितनी अच्छी तरह यह काम करती है। ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल संकलित सेंसर फीड से निर्देशित होता है और जहाज के विभिन्न सक्रिय और निष्क्रिय सेंसरों की श्रृंखला को एक एकीकृत इकाई में जोड़ना अपने आप में तकनीकी कौशल का कमाल है। एक अमेरिकी कैरियर पर लगे सेंसरों में आमतौर पर ANSPS 49 एयर सर्च रडार, SPS 48 E और G 3 डायमेंशनल एयर सर्च रडार शामिल होते हैं। SBQ-9B होराइजन सर्च रडार, SPS 67 सरफेस सर्च रडार, SPS 73 सरफेस सर्च नेविगेशन रडार सिस्टम, SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो CIFF सिस्टम, और फोर्ड क्लास जहाज़ों पर ड्यूल बैंड स्पाई 3 और स्पाई 4 रडार। इससे लगभग सभी पहलू कवर हो जाते हैं। अब SSDS इन सेंसरों की क्षमता नहीं बढ़ाता है, यह सक्रिय और निष्क्रिय सेंसरों को एक ही ट्रैक में जोड़ता है। ये अपनी कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटी या CEC के माध्यम से बेड़े के अन्य जहाज़ों या विमानों और ज़मीन पर लगे सेंसरों से भी डेटा ट्रैक कर सकता है और उसे ऑनबोर्ड डेटा के साथ जोड़ सकता है। इस कॉन्फ़िगरेशन के कई फायदे हैं। एकल ट्रैक स्वचालित लक्ष्य ट्रैकिंग को काफ़ी बेहतर बनाता है, खासकर क्रूज मिसाइलों के खिलाफ। यह युद्ध क्षेत्र में तेज प्रतिक्रिया भी देता है, बहुत उपयोगी है। लेकिन डिटेक्शन और ट्रैकिंग प्रक्रिया तेज करना SSDS का सिर्फ पहला हिस्सा है। यह और क्या करता है, जानते हैं। अपने लक्ष्यों को लॉक करने के बाद यह स्वचालित रूप से उपयुक्त हथियारों का चयन कर सकता है
और फिर फायर कर सकता है। SSDS कैरियर के सभी ऑनबोर्ड हार्डकिल हथियारों को नियंत्रित करता है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये सॉफ्ट किल डिकॉय लॉन्च करने या ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण सक्रिय कर प्रोजेक्टाइल्स को जैम करने जैसे विकल्प भी नियंत्रित करता है। अमेरिकी हथियार प्रणालियों की तरह SSDS में भी समय समय पर संशोधन और अपग्रेड होते हैं ताकि वह बदलते खतरे का सामना कर सके। वर्तमान SSDS मार्क II के 6 वेरिएंट्स हैं, मॉड 1 से 6, जो विभिन्न श्रेणी के जहाज़ों पर इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका के 10 निमिट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स में मॉड 1 और फोर्ड क्लास कैरियर्स के लिए मॉड 6 इस्तेमाल होता है। अब एक नया कॉन्फ़िगरेशन पेश किया जा रहा है जिसे SSDS बेसलाइन 12 कहा जाता है। अन्य उन्नत अपग्रेड्स के अलावा नया कॉन्फ़िगरेशन SPY-6 V2-V3 एंटरप्राइज एयर सर्विलांस रडार या EASR को एकीकृत करता है। बेहतर साइबर सुरक्षा और बेहतर लचीलापन और तत्परता के लिए वर्चुअलाइज्ड सिस्टम आर्किटेक्चर के साथ। यह हमारी सूची में अमेरिकी कैरियरों के दूसरे छिपे हुए हथियार नए सरफेस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यानी CWIP ब्लॉक 3 को भी एकीकृत करता है। इस सिस्टम को ANSLQ 32 वसात के नाम से भी जाना जाता है, जो अमेरिकी कैरियर्स पर पुराने ANSLQ 32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक अटैक क्षमताएं जोड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या EW दरअसल दुश्मन के आने वाले खतरों को निर्देशित और नियंत्रित करने वाले सिग्नलों में हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया है ताकि वे या तो अपने लक्ष्य से चूक जाएं, नष्ट हो जाएं या पकड़े जाएं। रक्षात्मक भूमिकाओं के अलावा EW का आक्रामक इस्तेमाल दुश्मन के राडार को अंधा और एयर डिफेंस मिसाइलों व ड्रोन को भ्रमित करने में भी होता है। NSLQ 32 EW सूट, जिसे SLIC 32 भी कहते हैं, 1970 के दशक के अंत से अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों और सभी एयरक्राफ्ट कैरियर पर प्रमुख EW सिस्टम है। यह प्रारंभिक पहचान, सिग्नल विश्लेषण, खतरे की चेतावनी और एंटीशिप मिसाइल सुरक्षा देता है, क्योंकि यह पूरी बैंड फ्रीक्वेंसी और तत्काल अजीमुथ कवरेज, 100% इंटरसेप्ट संभावना और कई खतरों पर एक साथ प्रतिक्रिया की सुविधा देता है। ये EW सूट पहले ही शानदार है। अब नया CWIP ब्लॉक 3 अपग्रेड इसकी शानदारता और बढ़ा देता है, जैसे साफ समुद्र तट पर तेल का रिसाव। CWIP ब्लॉक 3 अपग्रेड कैरियर्स को सॉफ्ट किल क्षमता और लगभग असीमित जवाबी क्षमता देता है, जिससे वे बिना फिजिकल इंटरसेप्टर के एंटी-शिप क्रूज मिसाइल और रेडियो गाइडेड खतरे नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कैरियर अपने बहुत महंगे और अपेक्षाकृत कम उपलब्ध काइनेटिक हथियारों को आक्रामक उपयोग के लिए बचा सकता है, बजाय इसके कि उन्हें आमतौर पर बहुत सस्ते ड्रोन को गिराने में खर्च कर दे। सिस्टम का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे या ESA रडार गैलियम नाइट्राइड एंटेना का उपयोग करता है, जो हाई पावर वाइड बैंड जैमिंग के लिए 360 डिग्री कवरेज देता है। बढ़ी हुई डिटेक्शन क्षमताओं की रेंज और पावर बदलते खतरों के लिए सटीक और अनुकूल प्रतिक्रियाओं की अनेक संभावनाएं खोलती हैं। नवीनतम अपग्रेड किस दूरी पर टारगेट्स को डिटेक्ट और एंगेज कर सकता है, ये जानकारी गोपनीय है। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट और मिसाइल रडार सीकर को जहाज को डिटेक्ट करने से काफी पहले पहचान सकता है। ये CWIP ब्लॉक 3 के हाई सेंसिटिविटी रिसीवर्स और विस्तारित फ्रीक्वेंसी कवरेज के कारण है, जो लगभग 40 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है, जिसमें मिलीमीटर वेव बैंड्स भी शामिल हैं। यह अल्ट्रा वाइड रेंज रडार गाइडेड एंटीशिप मिसाइल जैसे खतरों की अर्ली वार्निंग और टारगेटिंग सक्षम करती है। ब्लॉक 3 ब्लॉक 2 सूट के साथ भी काम कर सकता है, जो डिटेक्शन, एनालिसिस और एक्टिव काउंटर मेजर्स के लिए एकीकृत सिस्टम में समन्वित जैमिंग करता है। EW सूट्स के लिहाज से ये वाकई खास है। यह और भी अच्छा होता है। वो हाई पावर ESA एरे ब्लॉक 3 सटीक, लंबी दूरी के इलेक्ट्रॉनिक अटैक के लिए बहुत संकरी केंद्रित किरणें बनाता है। ये बीम्स कई मिसाइल सीकर्स और टारगेटिंग राडार्स को जैम या धोखा देकर दुश्मन के गाइडेंस सिस्टम्स को राडार होराइजन से आगे तक बाधित कर सकती है। यह कैरियर ही नहीं, पूरी फ्लीट की समन्वित रक्षा के लिए भी उपयोगी है। CWIP ब्लॉक 3 को खास तौर पर अन्य सिस्टम्स, जिनमें भविष्य के सिस्टम्स भी शामिल हैं, के साथ गहरी इंटीग्रेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह सॉफ्टवेयर डिफाइंड
ओपन आर्किटेक्चर के जरिए सिग इंट कम्युनिकेशन और रडार फंक्शंस को सपोर्ट करता है, जिससे अमेरिका इसे वितरित समुद्री अभियानों में आसानी से इंटीग्रेट कर सकता है और सभी डोमेन कमांड व कंट्रोल एनवायरनमेंट से जोड़ सकता है। CWIP ब्लॉक 3 AI, कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर इफेक्ट्स को इंटीग्रेट कर ड्रोन स्वॉर्म्स जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। साथ ही स्पार्टा एल्गोरिदम से रियल टाइम परफॉर्मेंस असेसमेंट होता है, जिससे SSDS काउंटर मेजर की प्रभावशीलता लगातार ऑप्टिमाइज कर सकता है। ये शायद स्टेल्थ बॉम्बर जैसी हथियारों की तुलना में सबसे ग्लैमरस हथियार न हो, लेकिन आज के इस तकनीकी युद्ध के दौर में ये अमेरिकी कैरियर की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। इसे आप SSDS ब्रेन की दूसरी परत मान सकते हैं, जिसकी पहुंच सबसे लंबी होती है। अब चलिए फायर पावर की बात करते हैं और अपनी सूची के तीसरे हथियार की ओर बढ़ते हैं, जो है RIM-116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल या RAM। RIM-116 एक हल्की त्वरित प्रतिक्रिया फायर एंड फॉरगेट सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे अमेरिका और जर्मनी ने मिलकर विकसित किया। ये नौसैनिक जहाजों के लिए अहम पॉइंट डिफेंस सिस्टम है, जिसे एंटी-शिप क्रूज मिसाइल, ड्रोन, विमान और अन्य असिमेट्रिक खतरों को नजदीक से नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये साधारण मिसाइल नहीं है, इसकी लोकप्रियता सब कुछ कहती है। पहली बार 1992 में तैनात की गई। इसके 3 अलग अलग वेरिएंट्स RIM-116 या ब्लॉक 0 116B या ब्लॉक 1 और 116C या ब्लॉक 2 अमेरिका, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, ग्रीस, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, UAE, मैक्सिको और अन्य मित्र देशों की नौसेनाओं के 100 से अधिक जहाज़ों पर ऑपरेशनल है। ये सभी अमेरिकी सुपर कैरियर्स पर अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में तैनात है। ब्लॉक 2 वेरिएंट, जो वर्तमान में सीरियल प्रोडक्शन में है, इसकी लंबाई 9.45 फीट, व्यास 6.25 इंच, विंग स्पैन 12.65 इंच है और इसका वजन लगभग 195 पाउंड से थोड़ा कम है। ये एक सार्वजनिक न की गई सुपरसोनिक गति से चलता है। इसकी रेंज वेरिएंट के अनुसार 6 मील से थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे है और इसमें 7.9 पाउंड विस्फोटक वजन वाला हाई एक्सप्लोसिव ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन वारहेड होता है। मिसाइलों के लिए असामान्य रूप से यह 3 गाइडर्स मोड भी प्रदान करता है: पैसिव RFIR, केवल IR या ड्यूअल मोड यानी RF प्लस IR। आमतौर पर ये रडार उत्सर्जित करने वाले खतरों को ट्रैक करने के लिए पैसिव RF होमिंग का उपयोग करता है और फिर टर्मिनल फेज के लिए IR पर स्विच कर जाता है। इसका मतलब है कि खतरा सिग्नल देना बंद कर दे तब भी यह लक्ष्य को मारने में सक्षम है। RIM-116 सच में फायर एंड फॉरगेट फंक्शन देता है। लॉन्च के बाद इसे जहाज से रडार इल्यूमिनेशन या गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और SSDS का वर्कलोड कम हो जाता है। मिसाइल MK-49 गाइडेड मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम से दागी जाती है और टारगेट डिटेक्ट होते ही कुछ सेकंड में एंगेज कर सकती है, जो अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए जरूरी है। MK-49 भीड़भाड़ वाले कैरियर डेक्स पर बिना किसी बड़े बदलाव के फिट हो जाता है और एक साथ 21 RIM-116 मिसाइलें फायर कर सकता है, यानी कई खतरों को एक साथ और लगभग तुरंत ही निशाना बनाया जा सकता है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत आकर्षक खूबियां हैं, खासकर क्योंकि ये RIM-116 को बहुत नीची उड़ान भरने वाली मिसाइलों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी बनाती हैं, जिन्हें ट्रैक करना और मार गिराना बेहद मुश्किल होता है। इस मिसाइल को इतना प्रभावी बनाने वाली चीज़ इसका रोलिंग एयरफ्रेम डिज़ाइन है, जो इसे असाधारण फुर्ती और मार्गदर्शन में सटीकता देता है। RIM-116 उड़ान के दौरान घूमती है, जिससे इसकी कैनार्ड्स कम चलने वाले हिस्सों के साथ सभी दिशाओं में नियंत्रण देती हैं। ब्लॉक 2 में 4 कैनार्ड्स हैं, जबकि पहले वेरिएंट्स में 2 थे। फुर्ती के लिए घूमने की क्रिया मिसाइल को हाई जी टर्न लेने देती है, जिससे वह तेजी से पैंतरे बदलने वाले खतरों जैसे सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सके। लेकिन घूमने की क्रिया मार्गदर्शन की सटीकता को भी काफी हद तक बढ़ा देती है। घूमने से मिसाइल का पैसिव RF सीकर अलग अलग प्लेनों में सिग्नल सैंपल कर आने वाले रडार रेमिशन की दिशा जानने में मदद करता है। आमतौर पर इसके लिए आपको भारी, महंगे और जटिल
मल्टीप्लेन सेंसर चाहिए होते हैं। घूमने की प्रक्रिया से इनकी जरूरत खत्म हो जाती है, जिससे RIM 116 सस्ता और ज्यादा फुर्तीला हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम उन्नत हाई एंड मिसाइलों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सस्ता का मतलब क्या है वो जान लीजिए। RIM 116 की प्रति यूनिट कीमत लगभग $9 लाख है। इसमें जहाज, रख रखाव और स्टाफ लागत शामिल नहीं। 95% किल रेट के साथ कहना आसान है कि इसकी कीमत वाजिब है। आखिरकार यह एयरक्राफ्ट कैरियर की आखिरी रक्षा पंक्ति है। और जैसा कि आपने शायद देखा होगा, यह मिलिट्री शो में हम सिर्फ वही पुरानी कहानियां और वही पुराने नजरिए नहीं दोहराते जैसे आम मिलिट्री फोकस चैनल करते हैं। हम जरूरी तथ्य और विश्लेषण लाते हैं ताकि आप समझ सके। YouTube पर बेहतरीन मिलिट्री कवरेज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। RIM 116 की तुलना में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर हमारा चौथा छुपा सुपर वेपन रक्षा व्यवस्था के ठीक दूसरे छोर पर है। अब कैरियर की पहली रक्षा पंक्ति उसके साथ चलने वाले युद्धपोतों से दागी गई SM-2 और SM-6 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं। रक्षात्मक कारणों से अलीबर्ग क्लास के विध्वंसकों को इस ग्रुप में शामिल किया जाता है, लेकिन खुद कैरियर पर ESSM ब्लॉक 2 सबसे लंबी दूरी का ऑनबोर्ड काइनेटिक हथियार प्रणाली है जो दूसरे नंबर पर आती है। तो चलिए इसे कैरियर की मध्यम दूरी की पॉइंट डिफेंस मान लेते हैं। ESSM ब्लॉक 2 या इसका पूरा नाम कहे तो रेथियन RIM 162 इवॉल्व्ड सी स्पैरो मिसाइल ब्लॉक 2 एक मीडियम रेंज शिपबोर्न इंटरसेप्टर है जिसे रेथियन ने अमेरिकी नौसेना और नाटो सहयोगियों के लिए विकसित किया है। 2020 में सेवा में आया यह नाटो का सी स्पैरो प्रोग्राम का नवीनतम संस्करण है, जो दिशा बदलने वाली सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलों सहित कई हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। ये उत्पादन में है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, तुर्की व अन्य नाटो देशों में संचालन में है। ब्लॉक 2 वेरिएंट में सक्रिय एक्स बैंड रडार सीकर को सेमी एक्टिव मोड से जोड़ा गया है, जिससे फायर कंट्रोल रडार की लगातार रोशनी के बिना लक्ष्य साधा जा सकता है। RIM 116 की तरह ये टर्मिनल होमिंग मोड कड़े मुकाबले और भारी खतरों वाले माहौल में सामरिक लचीलापन और ESSM की प्रभावशीलता, ड्रोन झुंडों, कम ऊंचाई पर उड़ने वाली एंटी शिप मिसाइलों और तेज गति वाली पेट्रोल बोट्स के खिलाफ बढ़ाता है। RIM 116 की तुलना में बड़ा अंतर यह है कि ESSM ब्लॉक 2 की रेंज लगभग 27 नॉटिकल मील है और इसमें कहीं बड़ा पेलोड होता है, जिसमें 86 पाउंड का ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वारहेड और एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होता है। वो अतिरिक्त रेंज और RIM 116 जैसी ही हाईटेक खूबियों के साथ ESSM ब्लॉक 2 को एयरक्राफ्ट कैरियर की मीडियम रेंज पॉइंट डिफेंस के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। ज्यादातर अमेरिकी युद्धपोतों पर ब्लॉक 2 को एक MK-41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल में क्वाड पैक के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकी कैरियर्स पर इन्हें M-29 गाइडेड मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च किया जाता है। डेक पर 8 सेल वाले लॉन्चर्स खास तौर पर ESSM के लिए बने हैं। अधिकांश कैरियर्स पर 2 MK-29 लॉन्चर्स होते हैं, जिससे पॉइंट डिफेंस के लिए कुल 16 ESSM मिसाइलें मिलती हैं। ये फायर पावर उन खतरों को खत्म करने में सक्षम है जो कैरियर ग्रुप की लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा को पार कर जाते हैं। 16 मिसाइलें बड़े ड्रोन या मिसाइल स्वॉर्म से सुरक्षा के लिए काफी नहीं हो सकती। ऐसे में हमारा 5वां और आखिरी छुपा कैरियर हथियार काम आता है, कोयोट और रोड रनर M इंटरसेप्टर ड्रोन। ये सिस्टम आधुनिक ड्रोन युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक, मार गिराने की लागत का अनुपात का समाधान करते हैं। यह बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है कि $30,000 के आने वाले ड्रोन को ऐसी मिसाइलों से गिराया जाए जिनकी कीमत उससे कई गुना ज्यादा हो। अगर $30,000 का ड्रोन किसी बेहद अहम लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जहां नुकसान की कीमत करोड़ों बल्कि अरबों डॉलर तक हो सकती है, तो उसे गिराने के लिए $1 मिलियन की मिसाइल इस्तेमाल करना तर्कसंगत है। अगर सस्ते, घातक और फुर्तीले ड्रोन का झुंड आ जाए तो क्या होगा? अपने सारे महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल करके उन्हें गिराना शायद सभी ड्रोन को न गिरा पाए, लेकिन इससे आपकी रक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। इसका जवाब जानने के लिए हमें यूक्रेन की ओर देखना होगा। रूसी शाहिद ज़ेरोन ड्रोन के झुंड का
हर रात 2 साल सामना करने के कारण यूक्रेनियन इसे सबसे अच्छी तरह समझते हैं और उन्होंने इसके लिए एक बेहद चालाक और व्यवहारिक समाधान निकाला। ड्रोन को ड्रोन से गिराने का तरीका अब पूरी दुनिया अपना रही है। अमेरिकी विमान वाहक बेड़ों पर ड्रोन झुंड का खतरा बढ़ रहा है। 2025 में अमेरिका ने यमनी हुथियों के खिलाफ ऑपरेशन रफ राइडर के दौरान अनुभव किया कि उसके विमान वाहक पोतों को भी यूक्रेनी तरीके से आग का जवाब आग से देना होगा। उसने अपने बेड़े की सुरक्षा के लिए अमेरिकी निर्मित इंटरसेप्टर ड्रोन का उपयोग करने का फैसला किया और एंडरिल के रोड रनर एम और रेथियन के कोयोट ब्लॉक 2 इंटरसेप्टर को सबसे पहले एकीकृत करने के लिए चुना। कोयोट ब्लॉक 3 एनके एक ट्यूब से लॉन्च होने वाला जेट चालित घूमने वाला इंटरसेप्टर है, जिसकी कीमत प्रति यूनिट लगभग 1 लाख से $1,25,000 है। ब्लॉक 1 लगभग 3 फीट लंबा, 5 फीट से कम विंगस्पैन और 13 पाउंड वजनी है। यह 1 घंटे तक उड़ सकता है। ब्लॉक 2 और 3 के स्पेसिफिकेशन नहीं बताए गए हैं, लेकिन ये 345 मील प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, जो ब्लॉक 1 के 63-80 मील प्रति घंटे से काफ़ी तेज़ है और इसकी रेंज करीब 9 मील है। बाद के वेरिएंट्स को जहाज पर कोयोट के रॉकेट असिस्टेड कैनिस्टर लॉन्च के कारण अनुकूलित किया गया है। वेरिएंट के हिसाब से कोयोट ड्रोन 4 पाउंड के ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड या नॉन काइनेटिक पेलोड जैसे हाई पावर माइक्रोवेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से निशाना साध सकता है। नॉन काइनेटिक वेरिएंट ब्लॉक 3 एन के कैरियर के ऊपर नज़दीकी इंटरसेप्शन के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। काइनेटिक हिट्स आमतौर पर आने वाले ड्रोन के वॉरहेड को विस्फोटित कर देते हैं, जिससे नीचे डेक पर शरापनेल गिरने की संभावना रहती है। ब्लॉक 3 एनके उनके पास से उड़ते हुए बिना विस्फोट या टक्कर के दुश्मन के ड्रोन को आसमान से गिरा देता है। इसकी खास बात है कि मिशन पूरा कर लौटता है, जाल में पकड़ा जाता है और फिर से इस्तेमाल हो सकता है, जो काइनेटिक इंटरसेप्टर में संभव नहीं। आखिरकार उनका मकसद टकराकर फटना ही है। एंडुरिल के रोड रनर एम के सटीक स्पेसिफिकेशन मिलना मुश्किल है। ये 5 फीट लंबा है और 2 छोटे टर्बोजेट से चलता है, जिनमें थ्रस्ट वेक्टरिंग है। ये हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड से लेस है और कंपनी के अनुसार इसमें अन्य विकल्पों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा पेलोड, 10 गुना अधिक रेंज और 3 गुना ज़्यादा जी फोर्स में मैन्यूअर क्षमता है। करीब $5 लाख प्रति यूनिट की कीमत में ये कोयोटे से काफ़ी महंगा है। ज़्यादातर काइनेटिक इंटरसेप्टर्स के विपरीत यह पुनः उपयोग योग्य जेट पावर्ड इंटरसेप्टर उपयोग न होने पर बेस लौट सकता है, जिससे लंबे समय की लागत कम होती है। कैनिस्टर लॉन्च कोयोटे के उलट रोड रनर स्वायत्त नेस्ट हैंगर से वर्टिकल टेक ऑफ करता है। अगर मिशन को रद्द कर दिया जाता है तो यह वापस लौट सकता है और फ्लिप डाउन पैरों पर वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, जिससे इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी पुनः उपयोगिता ने नौसेना को कोयोटे 3 एनके और रोड रनर एम को इंटरसेप्टर ड्रोन चुनने में मदद की है। दोनों सिस्टम पहले ही ड्रोन स्वॉर्म के खिलाफ लेयर्ड किफ़ायती रक्षा प्रदान करने की बुनियादी आवश्यकता को पूरा कर चुके हैं, और वह भी पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में बहुत कम लागत पर। ESSM ब्लॉक 2 की कीमत लगभग $1.5 मिलियन प्रति यूनिट है, जबकि लंबी दूरी की SM-2 मिसाइलों की कीमत लगभग $2 मिलियन है और SM-6 मिसाइलों की कीमत प्रति यूनिट $4 मिलियन से भी अधिक है। रोड रनर एम की कीमत RIM 116 से लगभग आधी है और ESSM ब्लॉक 2 से 3 गुना कम है और कोयोटे उससे भी 34 गुना सस्ती है। ये तो बिल्कुल साफ है, लेकिन इसमें हमारी सूची के अनुसार एक पेज है। कोयोटे और रोड रनर एम सिस्टम अमेरिकी विमान वाहक पोत पर बाकी हथियारों की तरह इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। ये एली बर्क क्लास डिस्ट्रॉयर्स पर इंस्टॉल हो रहे हैं, जो अमेरिकी विमान वाहक पोत के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स में शामिल है। फिर भी इससे उनकी रक्षा भूमिका की प्रभावशीलता कम नहीं होती। जब स्ट्राइक ग्रुप किसी खतरनाक इलाके में होता है तो ये हवा में तैनात रह सकते हैं और फिर किसी भी आने वाले खतरे का पता लगने पर तुरंत उसी पर तैनात किए जा सकते हैं, जिससे प्रतिक्रिया का समय कम हो जाता है। उस पूर्व सावधानी की स्थिति से वे सौंपे गए लक्ष्य को रोकने के लिए
तेजी से पैंतरा बदल सकते हैं या तब तक चक्कर लगा सकते हैं जब तक कोई लक्ष्य नहीं मिल जाता, और अगर लक्ष्य नहीं मिलता तो वापस लॉन्च जहाज पर उतर सकते हैं। इस समय जो बात स्पष्ट नहीं है वो ये है कि क्या इनमें से किसी एक ड्रोन को वर्तमान में कैरियर के SSDS द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं। दोनों प्रणालियां शायद स्वतंत्र रूप से या विध्वंसक जहाजों के फायर कंट्रोल सिस्टम से संचालित होती हैं, न कि कैरियर से केंद्रीय रूप से। अगर इन 5 छिपी हथियार प्रणालियों को जोड़ा जाए तो ये कैरियर को सभी खतरों से बचाने वाली मजबूत बहुस्तरीय रक्षा बनती है। उन्हें पहले उन विध्वंसक जहाज़ों की लंबी दूरी की मिसाइलों का सामना करना होगा जो 200 मील दूर से निशाना बना सकती है। इसके बाद उन्हें CWIP ब्लॉक 3 सिग्नल जैमिंग और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक अटैक से बचकर निकलना होगा, जो क्षितिज पर या उसके पार से शुरू होते हैं। अगर वे जैमिंग से बच गए तो उन्हें 27 मील दूर से आने वाली ESSM ब्लॉक 2 मिसाइलों का सामना करना होगा। अगर वे इन सब से बच भी जाए तो RIM 116 मिसाइल और इंटरसेप्टर ड्रोन उनका सफाया करने को तैयार हैं। इसी कारण एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोना लगभग असंभव है। कोशिश से पहले इन छुपे हुए शक्तिशाली हथियारों की परतों को पार करना होगा। फिर भी ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर शायद अब अप्रचलित होता जा रहा है। जानने के लिए इस वीडियो को देखें कि ऐसा क्यों है, और देखने के लिए धन्यवाद।